अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हूं मेहर बुखारी। अफगानिस्तान से फौजी इनखला के 45 दिन बाद अमरीकी सेनेटर मार्को रूबियो और सेनेटर जिम रेश की सरबराही में 20 अमरीकी सेनेटर्स ने तालिबान पर पाबंदियों और पाकिस्तान के किरदार पर सवालात उठा दिए हैं कि जिसके बाद खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये बिल पाकिस्तान के खिलाफ पाबंदियां लगवाने की पहली कोशिश हो सकता है। दहशतगर्दी निगरानी और एहतसाब बिल में तालिबान का साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए रिपब्लिकन सेनेटर्स ने सवाल किया कि पाकिस्तान समेत किन मुमालिक ने तालिबान को सफारती, मुआशी और सिक्योरिटी मदद फराहम की। जायजा लिया जाए कि साल 2001 से 2020 तक पाकिस्तानी हुकूमत ने तालिबान की कैसे मदद की, तालिबान को पनाहगाहें, ट्रेनिंग और मनसूबाबंदी समेत क्या इमदाद दी गई। नाज़रीन, 57 सफ़ात पर मुश्तमिल इस बिल में वादी पंशीर और अफगान मुज़ामत के खिलाफ सितंबर 2021 में तालिबान के हमले के लिए हुकूमत पाकिस्तान समेत रियासती और गैर रियासती इदारों की हमायत का अहाता होना भी डिमांड किया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार ने अमरीकी सेनेट में मुसवदा कानून को बिला जवाज करार देते हुए कहा है कि तमाम हवालाजात पाक अमरीका ताउन की रूह के मुनाफी हैं। जिस वक्त अमरीकी सेनेटर्स अफगानिस्तान के खिलाफ पाबंदियों और अफगानिस्तान में पाकिस्तान के किरदार को सामने लाने का मुतालबा कर रहे थे, एन उसी वक्त अमरीकी सेनेट कमेटी बराए मुसल्लह अफवाज में सेनेटर्स अमरीकी फौजी कमान से सवालात कर रहे थे कि तालिबान ने कैसे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, क्या अफगानिस्तान से इनखला का कोई प्लान था या नहीं, अफगानिस्तान में शिकस्त कैसे हुई, सदर जो बाइडन ने फौजी सरबराहान की वार्निंग्स क्यों नहीं मानी, और क्या ये बेहतर ना था कि फौजी अफसरान इस्तीफा देकर घर चले जाते कि जब उनके मशवरों पर अमल नहीं किया जा रहा था। मेरा बस आखिरी सवाल है जनरल मिलर, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अफगानिस्तान में रहने के आपके मशवरे को मुस्तरद कर दिया गया। मुझे ये जानकर हैरानगी हुई कि 25 अगस्त तक आपसे मशवरा किया ही नहीं गया कि हमें 31 अगस्त की डेडलाइन गुजरने के बाद रुकने के हवाले से मुझे पता है कि आप प्रिंसिपल मिलिट्री मशीर हैं और आपकी राय की बुनियाद पर सदर फैसला करता है। लेकिन अगर ये सब कुछ सही है तो फिर आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? सेनेटर जैक रीड की सरबराही में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स फौजी कमान के साथ साथ पाकिस्तान के हवाले से भी सवालात और कमेंट्स देकर अपनी गलतियों का मुद्दा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश करते रहे। पैनल सरबराह सेनेटर रीड ने यह नुक्ता उठाया कि तालिबान की मदद करने के हवाले से पाकिस्तान का किरदार भी देखना लाजमी है। नाज़रीन, 6 घंटे जारी रहने वाले सेनेट कमेटी बराए आर्म फोर्सेस इजलास में एक मौके पर अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल मार्क मिलर ने कहा कि हमें पाकिस्तान के किरदार को पूरी तरह जांचने की जरूरत है और यह भी देखना होगा कि तालिबान अमरीकी फौज के दबाव के सामने 20 साल तक कैसे खड़े रहे कि जबकि अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल मार्क मिलर और जनरल मैकेंजी ने खबरदार किया कि पाकिस्तान को अब जिस तालिबान से निमटना पड़ेगा वो पहले से मुख्तलिफ हैं और इससे उनके ताल्लुकात पेचीदा हो जाएंगे। नाज़रीन, अमरीकी कांग्रेस में जमा करवाए जाने वाले इस बिल और सेनेट कमेटी बराए आर्म फोर्सेस की मीटिंग के बाद अब हमें भी खुद एहतसाबी की ज़रूरत पड़ चुकी है। लेकिन ये पोटेंशियल सैंक्शंस और पाकिस्तान के हवाले से रिव्यू करना और असिस्टेंस जो और हमारे ताल्लुकात के ऊपर बड़ा सा सवालिया निशान लग जाना, वी मस्ट बी डूइंग समथिंग रॉन्ग कि हमारी कहानी कोई और अपनी ज़बानी सुना रहा है। इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ असद माजिद खान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान एम्बेसडर टू USA। मिस्टर एम्बेसडर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इंडीड। अस्सलाम वालेकुम। एम्बेसडर साहब, पहले तो फरमाइएगा ये बिल आया कैसे? शुक्रिया मेहर, आपका मुझे इस प्रोग्राम में शामिल करने का, और मैं समझता हूँ जो इश्यूज आपने अभी फ्लैग और रेज किए हैं ये अहम इश्यूज हैं और इनके हवाले से लोगों को इसका सियाक़ व सबाक़ समझने की मैं समझता हूँ बड़ी ज़रूरत है। देखें, अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला और जिन हालात में वो इनखला जो है वो हुआ, उसके ऊपर वाशिंगटन में और यहाँ के जो पॉलिसी सर्कल्स हैं, हिल के ऊपर भी और एडमिनिस्ट्रेशन में भी क्लियरली देयर इज ए स्टेट ऑफ शॉक एंड डिसबिलीफ, और एक बहुत सीरियस डिबेट जो है वो जारी है टू लुक इनटू वो हालात जिन हालात में अमेरिका को इनखला करना पड़ा और क्यों अफगान फौज जो है जो कि 3 लाख अफराद पे मुश्तमिल थी
وہ کسی قسم کی کوئی ریزسٹنس جو ہے وہ نہیں کر سکی. اور اس حوالے سے تمام جو امپورٹنٹ پلیئرز ہیں اور جو تمام ایلیمنٹس انوالوڈ ہیں اس میں ایڈمنسٹریشن پہ بھی تنقید شدید ہو رہی ہے, اس پہ امریکی فوج پہ بھی اور ان کی اسٹریٹجی پہ بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں. اور اس حوالے سے جو بھی اہم کیریکٹرز یا پلیئرز جو ہیں وہ افغانستان کی پچھلی 20 سالہ تاریخ میں کسی حوالے سے ریلیونٹ ہیں یا تھے, ان کے حوالے سے بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں. مہر یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ یہ فیصلہ نہیں کیا گیا کہ یعنی کیا کردار تھا, بلکہ ایڈمنسٹریشن سے پوچھا جا رہا ہے کہ ان کا کردار کیسا رہا. اس حوالے سے جیسا کہ ابھی آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں کہا کہ منسٹری فارن آفس نے بڑا کلیئرلی یہ جو کوسیو اپروچ ہے یا جو سینکشن بیسڈ اپروچ ہے یہ تھرو آؤٹ افغانستان کی پچھلی 20 سالہ تاریخ میں یہ کارآمد یا افیکٹو نہیں تھی اور نہ ہی یہ آئندہ ہوگی. افغانستان میں یعنی ایک دیرپا امن کے لیے پارٹی سے انگیج کرنا پڑے گا, ڈائلاگ کو پروموٹ کرنا پڑے گا, اور وہی ایک ہماری پوزیشن رہی ہے تھرو آؤٹ کہ اس کا کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے. تو بل کے حوالے سے یہ دیکھیں, یہ کیونکہ اس وقت ہل کے اوپر ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی دونوں جو ہیں وہ نہایت نیرو اور پارٹی بیسڈ پوزیشنز جو ہیں وہ لے رہی ہیں. اور جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ اس بل کے جو سگنیٹریز یا سپانسرز ہیں وہ سارے کے سارے ریپبلکنز ہیں. اور یاد رہے کہ ہاؤس میں جو میجورٹی ہے وہ جو چیئرمین ہیں وہ ڈیموکریٹک پارٹی سے ہیں. تو کسی بھی لیجسلیشن پہ جو ایکشن ہے وہ چیئر کا ثوابدید ہوتا ہے. تو اس میں اب یہ اگلی سٹیجز پہ کس طرح سے ڈیموکریٹک ممبرز اس کو دیکھتے ہیں, اگر آپ اس کی لینگویج کو دیکھیں تو اس میں کڑی تنقید, پاکستان پہ تو صرف سوال اٹھائے گئے ہیں لیکن ایڈمنسٹریشن پہ اور اس کی اسٹریٹجی اور حکمت عملی پہ بڑی گہری تنقید کی گئی ہے. تو اس تنقید کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو یہ بل جو ہے وہ کس طرح سے لیجسلیٹو پروسیس میں آگے بڑھتا ہے اس پہ ابھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے, لیکن ہم یقیناً اس کو جو ہے وہ کلوزلی ٹریک کرتے رہیں گے. اور میں ایک اور بات کہتا چلوں گا کہ کیونکہ یہ ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ یہاں شروع ہو چکی ہے اور اس میں ہر کمیٹی جو ہے وہ اپنے مخصوص نقطۂ نظر سے اور اپنے مخصوص مینڈیٹ کے حوالے سے, جیسے اب ہاؤس آرم سروسز کمیٹی میں آپ نے کل یقیناً وہاں ڈیبیٹ میں سنا ہوگا کہ جو سینیٹر ہوائی سے ہیں انہوں نے ایک بائی پارٹیزن کمیشن اپوائنٹ کرنے کی اور اس حوالے سے لیجسلیشن لانے کی بات کی, جس پر ان کے جو سٹافرز ہیں آئی ایم شور کہ وہ کام کر رہے ہوں گے. اسی طرح 5 اکتوبر کو ہاؤس فارن افیئرز کمیٹی جو ہے وہ افغانستان اسپیسیفک ہیئرنگ بھی انہوں نے کنوین کی ہے, اور اسی حوالے سے آئندہ شاید ہاؤس اور سینٹ انٹیلیجنس کمیٹیز بھی ہیئرنگز جو ہیں وہ رکھیں گی, اور پھر ہر کمیٹی میں اس کے ممبران جو ہیں وہ اپنے نقطۂ نظر کے حوالے سے Of course. Mr. Ambassador, quickly اس سے پہلے ہم اس بل کی ڈیٹیلز میں جائیں. Of course, it has to be followed through, ایک پورا پروسیس ہے. آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو کافی حد تک یقین ہے کہ یہ اس کو عملی جامہ نہیں بنایا جائے گا, یہ بل جو ہے یہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا, it will not be passed. Do you believe that? نہیں, دیکھیں اگین بات یہ ہے کہ ہمیں امریکہ کے لیجسلیٹو پروسیس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور امریکہ میں جو ڈویژن آف رسپانسبلٹی ہے, دیکھیں فارن پالیسی پہ لیڈ جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کی ہے. کانگریس اگر کوئی بل پاس کرتی بھی ہے تو اس میں جو فائنل پوزیشن جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن نے لینی ہوتی ہے, اور ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ لیجسلیٹو پروسیس کو اپنی پارٹی کے لیجسلیٹرز کے ذریعے جو ہے وہ اثر انداز یا انفلوئنس کرتی ہے. تو یہ کیسے آگے بڑھے گا
इस पे मेरे लिए हतमी तौर पे ये कहना कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है, मेरा ख्याल मुनासिब नहीं होगा। इसका यहाँ तक आना भी और इसमें जो अच्छे बड़े सेनेटर्स का इसको साइन करना जो है वो इस इशू की अहमियत का गमाज है। और ये इस हवाले से भी क्लियर है कि ये जो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन अप्रोचेस हैं अफगानिस्तान पे और एक दूसरे को जो नीचा दिखाने की कोशिश है, उसमें ये बिल इस्तेमाल होगा। इसका फाइनल आउटकम क्या है, जैसे मैंने कहा, हम इसको ट्रैक करेंगे। लेकिन अभी जिस सूरत में ये नजर आ रहा है और जिस तरह इसके स्पॉन्सर्स हैं, ये सिर्फ रिपब्लिकन्स इसको आगे लेके नहीं जा सकते। I understand that. एम्बेसडर साहब, जनरली एक बड़ी एक मंफी फिजा है अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के हवाले से। आज भी द हिल के अंदर एक बड़ा टॉक्सिक और नेगेटिव आर्टिकल छपा है पाकिस्तान के हवाले से। इट्स टाइम टू पुल द प्लग ऑन आवर टॉक्सिक रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। और इसमें मजीद लिखा जाता है, देयर इज अ फेमिलियर सेइंग कि फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी, बट फूल मी 3 times हाउएवर एंड ऑल इज फॉरगिवन। पाकिस्तान के हवाले से इतनी नेगेटिविटी, और बिकॉज आई विल कम बैक टू दिस बिल राइट नाउ सर। इसका सेक्शन 403 जो है और 603 एंड 403 जो है, वो कहता है इट सीक्स टू रिव्यू and suspend assistance to potentially impose sanctions on any foreign government the US believes was or is supporting the Taliban। यानी कि इसके अंदर पाकिस्तान के ऊपर पूरा एक सेक्शन जो है वो लिखा गया है इस हवाले से। यानी कि इस रिपोर्ट के अंदर, रिपोर्ट ऑन एंटिटीज प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर तालिबान, सेक्शन 202 के अंदर बिलखसूस 3 जगहों पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जिक्र है कि क्या पाकिस्तान ने 2001 से 2020 तक तालिबान को सैंक्चुरी दी, फाइनेंशियल सपोर्ट दी, इंटेलिजेंस सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, मेडिकल सपोर्ट, ट्रेनिंग, इक्विपिंग। फिर क्या पाकिस्तान ने 2021 ऑफेंसिव के अंदर जो गनी की हुकूमत टॉपल हुई है उसके अंदर फिर यही सैंक्चुरी, स्पेस, फाइनेंशियल सपोर्ट, इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक, मेडिकल सपोर्ट मुहैया की तालिबान को। और ऑफकोर्स फिर पंजशीर वैली के अंदर जो है पाकिस्तान का किरदार क्या था। आपने अभी कहा कि इसके ऊपर एनालिसिस होगा, फाइंडिंग्स होंगी, बट इट रिमेन्स टू बी अ फैक्ट कि द फैक्ट इस पूरे बिल के अंदर पाकिस्तान का नाम लेके ये हट के काम किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। देयर इज अ ह्यूज ट्रस्ट डेफिसिट। देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं एक और बात अर्ज करना चाहूंगा कि कांग्रेस में तकरीबन 90% इस तरह के लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स हैं जो कि यानी लाइट ऑफ द डे नहीं देखते। इवन जब वो प्रपोजल स्टेज से आगे भी जाते हैं तो उनका मार्कअप नहीं होता, बिकॉज मार्कअप जो है वो मेजॉरिटी का प्रेरोगेटिव होता है। तो इसलिए इस बिल के जो जुजियात हैं उनको हमें यकीनन गौर से देखने की ज़रूरत है, लेकिन उन जुजियात की बुनियाद पे अभी किसी किस्म का, मैं समझता हूँ, नतीजा अखज़ करने की जरूरत। बट यू आर कंसर्न्ड सर, राइट? क्योंकि अमरीकी सेनेटर्स के बिल के बाद 20 से ज़ायद सेनेटर्स हैं और एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान पर भी पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। तो यानी कि नहीं, ना सिर्फ, हाँ देखिए, हम कंसर्न ही नहीं है। हम जैसे कि फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट ने हम इस तरह की लैंग्वेज को और इस तरह के इनिशिएटिव्स को अनहेल्पफुल और काउंटर प्रोडक्टिव समझते हैं। लेकिन देखें, एक और बात जो इस अगेन अमेरिका में जो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में जो मीडिया की नॉइज है, लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स हैं, वो अपनी जगह पे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रही है, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है जो देखने के काबिल है वो ये है। और उसमें अभी वजीर खारजा जो हैं वो न्यूयॉर्क में उनकी सेक्रेटरी ब्लिंकन से बड़ी मुफस्सल मुलाकात हुई। यानी ये मुलाकात जो स्केड्यूल्ड टाइम या ड्यूरेशन थी उससे काफ़ी लंबी रही और उसमें कंटेंट और केमिस्ट्री मैं समझता हूँ दोनों बहुत अच्छे थे। और इवन जो ओपनिंग रिमार्क्स थे जो पब्लिकली आपने भी और सबने सुने, उसमें सेक्रेटरी ब्लिंकन ने क्लियरली इस रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस और पाकिस्तान के पॉजिटिव रोल को सराहा। कांग्रेसमैन या मेंबर्स ऑफ द हाउस के सवालात के जवाब में सेक्रेटरी ब्लिंकन ने जो है कुछ कमेंट्स दिए थे। उन कमेंट्स को अगले दिन स्टेट डिपार्टमेंट ने बड़ा वाज़े तौर पे एक्सप्लेन किया
और इन सम वेज उन्होंने सेक्रेटरी ब्लिंकन के उन ऑफ द कफ रिमार्क्स को वॉक बैक किया। महर, मैं बहुत अरसे से इस रिलेशनशिप पे काम कर रहा हूँ। मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी बहुत सालों में किसी भी इशू पे स्टेट डिपार्टमेंट ने अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कमेंट्स को एक्सप्लेन किया हो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। मैं आपको एक और बात ये बताना चाहूंगा कि जितने हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट्स हैं, और आपने ये आर्म्ड सर्विसेज कमेटी की हेयरिंग में भी देखा होगा कि उस तरह से कोई तनकीद पाकिस्तान पे नहीं की गई, और हम अपने बायलैटरल जो एक्सचेंजेस हैं उसमें मैं ये बात जिम्मेदारी से आपको बता सकता हूँ कि हमें अप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट और प्रेज सुनाई देती है। ये जो तनकीद और ये जो मीडिया में एक कैंपेन है, ऑब्वियसली इस मुल्क में भी कोई एक पॉलिसी पोजीशन नहीं है। Of course, sir, but if you allow me, Mr. Ambassador, मैं अगेन बिल को कोट करती हूँ। इसके अंदर जिस तरह हमारे किरदार के ऊपर मशकूक नज़रों से देखा जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन चाहिए, उसी तरह इस बिल के अंदर हुकूमत भारत यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कहा है कि हम किस तरह अपने डिप्लोमेटिक, मुआशी और दिफाई जो ताल्लुकात हैं उनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं भारत के साथ। इसको एड्रेस किया जाए, इसको लुक इन किया जाए टू एड्रेस इकोनॉमिक एंड ऑफ कोर्स इन रिस्पॉन्स टू चाइना एंड रशिया। आने वाले दिनों के अंदर तो हम पे बड़ा मजीद प्रेशर होगा। इधर ये भी लिखा है, विल हेल्प दोस कंट्रीज डाइवर्सिफाई देयर ट्रेड अवे फ्रॉम चाइना एंड रशिया। हमारी एक पोजीशन है खित्ते के अंदर सीपेक को मद्देनजर रखते हुए, वो एक आंसर है। वी आर पार्टनर्स विद चाइना, रशिया के साथ भी हमारी डील्स चल रही हैं। एट द सेम टाइम भारत इज इन लाइन विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आई मीन, इस सूरत हाल के अंदर इट डजंट सीम टू बी अ वेरी रोजी पिक्चर फॉर अस। और लॉबिंग का, आपको लॉबिंग की अहमियत आप यकीनन जानते हैं आजकल की दुनिया के अंदर। ये लॉबिंग की दुनिया है, अमेरिकन लॉबी, यहूदी लॉबी, हिंदुस्तानी लॉबी। हम पाकिस्तानी लॉबी का क्यों नहीं सुनते या समझते? आप अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर हैं, इस वक्त कितनी लॉबिंग फर्म्स जो हैं वो पाकिस्तान के लिए काम कर रही हैं? व्हाट काइंड ऑफ अ पोजीशन आर वी इन? नहीं, सबसे पहले तो देखिए, एक बात, कोई एक व्यू नहीं है इस बिल में। जो है वो साउथ एंड सेंट्रल एशिया स्ट्रेटजी जो है उसको डिवाइस करने की बात की गई है, और उस हवाले से जो मुख्तलिफ प्लेयर्स हैं, वो रशिया भी है, वो चाइना भी है, वो हिंदुस्तान भी है, उनके किरदार के हवाले से बात की गई है। और इस कॉन्टेक्स्ट में अफगानिस्तान को किसी एक नैरो यूएस मिलिट्री एंगेजमेंट के लेंस से ही नहीं देखा गया, बल्कि एक ब्रॉडर जो रीजन में और जो एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस है उसके कॉन्टेक्स्ट में भी उस विड्रॉल को और यूएस प्रेजेंस को इवैल्यूएट किया गया है। देखें, ये कोई एक व्यू, मैं फिर वही बात कहूंगा कि इस सिस्टम में ये एक व्यू है, एक नुक्ता नज़र है, और वो नुक्ता नज़र जो है आपको मीडिया में भी मुख्तलिफ आर्टिकल्स के जरिए नज़र आ रहा है, और हम उसको हर सतह पे बिल्कुल रिबट कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर का ओपैड आया और ये चंद महदूद मुद्दत में सर ऑपेड्स के ऊपर भी इतना क्रिटिसिज्म होता है मिस्टर एम्बेसडर। ऑपेड्स अपने सियासी हरीफों के खिलाफ लिख रहे हैं वजीर आजम साहब। आई मीन, हु डज दैट? ये जिंदगी में पहली कभी भी नहीं हमारी तारीख में हुआ कि अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को इंटरनेशनल। उससे पहले देखें, फॉरेन मिनिस्टर का ओपैड, मेरे ओपैड्स जो हैं, और इस दूसरे भी जो हमारे सीजन्ड फॉर्मर एम्बेसडर्स, फॉरेन सेक्रेटरीज और लोगों के, तो पब्लिक स्पेस में ये कोई नैरेटिव आर्टिकुलेशन का चैलेंज नहीं है। और लॉबिंग एफर्ट जो है, हमारी जो सबसे बड़े एलाइज हैं लॉबिंग के हवाले से, वो हमारी पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है, और उनके साथ हम बहुत क्लोजली जो है वो काम कर रहे हैं, करते रहे हैं, और आइंदा भी करते रहेंगे। और उनकी इन्वॉल्वमेंट और एंगेजमेंट के साथ हम हिल पे भी, और जो पॉलिसी कम्युनिटी है उसको भी रीच आउट कर रहे हैं। व्हाइट हाउस और कांग्रेस में कितने सेनेटर्स हैं जो पाकिस्तान के हक में बोलते हैं? 20 सेनेटर्स ने तो एक तरह पाकिस्तान को चार्जशीट कर दिया है। हाउ मेनी आर यू डायरेक्टली इन टच विद?
नहीं, देखिए वो इस तरह मतलब नाम लेना या नंबर देने की बात नहीं है। आप इवन लास्ट टाइम जब सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी में बात हुई, क्लियरली सेनेटर क्रिस वैन हॉलन ने जो है वो पाकिस्तान के किरदार के हवाले से मुस्बत बात की। अभी आर्म सर्विसेज कमेटी में सेनेटर गैरी पीटर्स ने जो है वो पाकिस्तान के हवाले से बात की। इसी तरह सेनेटर लिंडजी ग्राहम जो हैं वो बार बार और कई दफा पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात की अहमियत, बट पाकिस्तान की आवाज आलमी दुनिया और बिलखसूस अमेरिका में फिर भी नहीं स्टोरी हमारी सुनाई जा रही। इट सीम्स दैट वी हैव अदर्स टेलिंग द स्टोरी फॉर अस। हमारी इतनी कुर्बानियों के बावजूद हम पे अभी भी सवाल उठाया जा रहा है। इधर सेनेटर शेरी रहमान ऑपोजिशन से, हुकूमत से शीरी मजारी साहिबा, ये तो इधर एक सरापा एहतजाज हैं कि ये हमारे ताल्लुकात किस तरह इनसे इस्तवार हो गए अमेरिका से। वो पहले ही कहते हैं कि हमारे मुफादात जो अफगानिस्तान में हैं वो ओवरलैप नहीं कर रहे पाकिस्तान के साथ, सम सीम टू बी इन कॉन्ट्रडिक्शन। ये पहले बात कर दी गई 2-3 हफ्ते पहले, अब ये चीज़ भी सामने आ गई। सो आई जस्ट वॉन्ट टू नो सर, आउट ऑफ द बॉक्स आप लोग ऐसा क्या कर रहे हैं टू गेट थिंग्स बैक ऑन ट्रैक? जिस तरह मोहिद यूसुफ कहते हैं या इमरान खान साहब कहते हैं दैट वी want to be partners in peace, but that's easier said than done. We don't want a transactional relationship. I understand, हम सब ये कहते हैं कि भाई अब बात करें कि हम किस तरह इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली आगे बढ़ सकते हैं. They don't seem to be interested in that, frankly. नहीं, अगेन आई थिंक वी आर जंपिंग द गन। ऐसा नहीं है। मैं फिर बात अर्ज करूंगा कि देखें, अभी कल ही स्टेट डिपार्टमेंट ने डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन का विजिट जो है वो इस्लामाबाद का विजिट अनाउंस किया, और वो यकीनन इस्लामाबाद में पूरे के पूरे बायलैटरल एजेंडा को आगे बढ़ाने की भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त ये आप दुरुस्त फरमा रही हैं, अफगानिस्तान जो है वो प्राइमरी और प्रिंसिपल कॉन्वर्सेशन ट्रैक है। और मैं आपको ये बिल्कुल जिम्मेदारी से बात बता सकता हूँ महर, कि आज वो इस नॉइज को आप अगर एक तरफ रख दें, वो हिल पे आर्टिकल आ गया जिसको लिखने यानी वहाँ एक खास तरह का अंदाज में लोग उसको प्रोजेक्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, और वो एक हमारे हमसाये में और एक हमारे मुल्क में। लेकिन ओवरऑल पॉलिसी स्पेस जो है उसमें अफगानिस्तान पे, और आप क्लोजली फॉलो करें एडमिनिस्ट्रेशन के कमेंट्स को और रिमार्क्स को, और उसमें क्लियरली पीस जो है हम दोनों यानी अमेरिका और पाकिस्तान की प्रायोरिटी है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को अवर्ट करना दोनों मुल्कों की प्रायोरिटी है। अफगानिस्तान का टेररिज्म के लिए इस्तेमाल ना होना दोनों मुल्कों की प्रायोरिटी है। I need to wrap it up, so quickly one more question sir. आप कितने चांसेस आपको लग रहे हैं कि तारीख दोहराई जाएगी and we will be slapped with sanctions once again, पाबंदियां आयद होंगी? पहली बात देखें, पहली बात ये कि अगर सैंक्शंस में आज पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक असिस्टेंस है वो ना होने के बराबर है। हमारी मिलिट्री जो सपोर्ट या असिस्टेंस थी वो भी ना होने के बराबर है। तो इस पैराए में, और ये हमारा एक असूली मौक़िफ़ है, ये आवाज़ और ये नॉइज़ जो है वो कुछ लॉबीज़ जो हैं वो बहुत अरसे से ये कह रही हैं और वो आइंदा भी कहती रहेंगी। लेकिन क्योंकि बुनियादी कन्वर्जेंस जो है अफगानिस्तान के हवाले से हम दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद है, और मैं समझता हूं कि लास्ट क्वेश्चन, एक अहम सवाल जो बार बार पूछा जाता है और उठता है, सदर जो बाइडन ने इमरान खान साहब को अभी तक फ़ोन नहीं किया। सर, आप बतौर अमेरिका में पाकिस्तानी सफारती मिशन के सरबराह हैं, क्या आपने कोई अपने तय कोशिशें की हैं कि अमेरिकी सदर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को रीच आउट करें? देखिए, अगेन मुझे फिर ये बात समझ में नहीं आती कि हमने इस कॉल को पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात का पैमाना या यार्डस्टिक क्यों बना दिया। आप कोई 5 दफा सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है वो फॉरेन मिनिस्टर से और हमारे लीडर से बात कर चुके हैं, NSA फिजिकली मुलाकातें और बेशुमार कॉल्स कर चुके हैं, जनरल ऑस्टिन कर चुके हैं, सेक्रेटरी कॉमर्स कर चुकी है, USTR कर चुका है। हमारा एनर्जी, I'm just asking you, have you been able to reach out to the busiest man on earth? नहीं, वो अगेन बात मेरे रीच आउट करने या उनके हमें रीच आउट करने की कॉल नहीं हुई, लेकिन हम इसको एज ए यार्डस्टिक क्लियरली नहीं देख रहे। ठीक है सर, एंड लास्टली आप कंसर्न्ड हैं इस बिल के हवाले से?
اب کنسرن یقیناً بیکاز یہ انہیلپفل لینگویج ہے، ایون اف اٹ ڈزنٹ گو اینی ویئر، یہ ہمارے لیے جو ہے یہ کوئی اچھا یعنی شگون نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ مسٹر ایمبیسڈر، آپ نے پاکستانی سفیر برائے امریکہ کی گفتگو سنی، ان کو تشویش ہے، وہ کنسرنڈ ہیں، یہ ان ہیلپفل لینگویج ہے ان کے مطابق، اور اتنے بڑے سینیٹرز کا اس رائے کا حامل ہونا، اس رائے کو اپنانا، بہرحال وہ کہتے ہیں یہ ایشو اہمیت کا حامل ہے، اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، we're going to be right back۔ پچھلے 48 گھنٹوں میں مسلم لیگ نون نیشنل کرائم ایجنسی کی رپورٹ کے دفاع میں مشیر احتساب کے دفتر سے لکھا گیا خط اور مجسٹریٹ کی عدالت میں جمع کی جانے والی نیشنل کرائم ایجنسی کی رپورٹ بطور ثبوت پیش کر چکی ہے۔ ان شواہد کے بعد قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب نے برطانوی عدالت کے فیصلے کو سپریم کورٹ اور اداروں کے لیے لمحہ فکریہ قرار دیا ہے، جبکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں بھی چند بھاری بھرکم بیانات حکومت نے بھی بطور دلیل پیش کیے ہیں۔ ملاحظہ کیجیے۔ فیصلہ بھی اس کو نہیں کہہ سکتے، ججمنٹ نہیں کہہ سکتے، بیکاز ایک یہ شارٹ آرڈر ہے اور ایسٹ فریزنگ آرڈر کی لفٹنگ کا آرڈر ہے۔ دیکھیے، میڈیا کے اوپر ایک جھوٹی خبر چلا دینا تو ایک اور چیز ہوتی ہے۔ ہم نے ابھی تک کسی کیس کے اندر برطانیہ سے یہ ریکویسٹ نہیں کی ہے کہ وہ مقدمہ کو شروع کریں۔ کوئی اس طرح کی کلین چٹ ہے تو شہباز شریف کا نام مجھے میجسٹریٹ کورٹ کے آرڈر میں کہیں دکھا دیں۔ اگر میرٹ کے اوپر روزانہ کیس چلا تو شہباز شریف اگلے 6 مہینوں میں کم از کم 25 سال کے لیے جیل جا سکتے ہیں۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے طویل پریس کانفرنس میں ہر بہر پیراگراف بائی پیراگراف نیشنل کرائم ایجنسی کی رپورٹ کا متن پڑھ کر سنایا۔ حوالہ نمبر 1 کہ این سی اے کو 11 دسمبر 2019 کو اثاثہ ریکوری یونٹ جو پاکستان میں موجود ہے، جس کو لیڈ کر رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب، وہ خط لکھا گیا، اس کی تصدیق کی گئی کہ شہباز شریف کو نیب کی کارروائی کا سامنا ہے، اور خط میں اختیارات کے جائز استعمال اور اس کے منسلک منی لانڈرنگ کا ذکر ہے، جبکہ اے آر یو نے کہا کہ خط صرف اختیارات کے ناجائز استعمال پر لکھا گیا ہے۔ حوالہ نمبر 2 ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم نے شہباز شریف سے متعلق اور این سی اے کو ان کے خاندان کے خلاف چلنے والی تحقیقات کے پس منظر سے آگاہ کیا، اور کہا کہ نیب کے تفتیشی افسر بعد میں کی جانے والی کسی بھی تحقیقات میں معاونت کرنے میں خوشی محسوس کریں گے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ جو پلندہ حکومت نے برطانیہ بھجوایا اور ڈیلی میل کی سٹوری میں ذرا برابر بھی سچائی ہوتی تو نیشنل کرائم ایجنسی کو 2 برسوں میں 1 پاؤنڈ یا 1 پینی تو نکال لینی چاہیے تھی۔ ناظرین، ان کے پاس تو ان نے مزید کیا کہا، ملاحظہ کیجئے۔ اربوں خربوں کے الزامات لگے، مگر آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ نواز شریف کے خلاف نہ میرے خلاف ایک دھیلے کی کرپشن کا ثبوت ابھی تک نہیں لے کے آئے۔ ناظرین، آپ نے شہباز شریف صاحب کی بات سنی۔ قائد حزب اختلاف کی طویل پریس کانفرنس کے فوری جواب میں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے میڈیا کے سامنے ملک کی سب سے بڑی عدالت سے ہر روز بروز اپیل کی، گزارش کی، اور کہا کہ شہباز شریف کے کیسز کو یومیہ بنیادوں پر سنا جانا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عدالتوں کو یہ مقدمات ڈے ٹو ڈے چلانے چاہیے۔ ناظرین، یہ پریس کانفرنسوں کے اندر اب احتساب کا اس طرح ڈونگ رچایا جائے گا، بیانات اور نیریٹیوز کو پروپیگیٹ کیا جائے گا، عوام کو کلیئرٹی کس طرح ملے گی، ادارے اپنے کام کس طرح کریں گے، بائی پارٹیزن رہ کے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر آن پولیٹیکل کمیونیکیشن ڈاکٹر شہباز گل صاحب موجود ہیں۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ اس۔ سینیٹر اعظم نذیر تاڑ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سینیٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ انڈیڈ فار جوائننگ اس۔ یو آر اے لائر سر، آپ ان باتوں کو بہتر سمجھتے ہیں، یو ڈو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو بھی رپورٹ ہے، اور بیکاز ایک نیریٹیوز جو ہے، نیریٹیوز کی بنیاد کے پہ پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں اور سب سے بڑی کیجولٹی ادھر سچائی بن رہی ہے۔ سو میں آپ سے اب پہلے ایک قانونی سوال پوچھوں گی، یہ بائنڈنگ تو نہیں ہوگی اس کی فائنڈنگ پاکستان میں، مگر شہباز شریف اور ان کے وکیل اس کو استعمال تو کر سکتے ہیں اپنے مقامی کیسز میں، منی لانڈرنگ کے، ال عربیہ اور شوگر ملز کے جو ادھر کیسز منی لانڈرنگ کے کھلے ہیں، ریورس ریمیٹنسز اور ٹی ٹیز کے کھلے ہیں، دس کین بی یوز ٹو ہیلپ ان وے آف آرگیومنٹ اوور ہیئر۔ جی بالکل مہر، آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے۔ دیکھیے، اگر تو یہ ریکویسٹ انیشیٹ نہ کی ہوتی نیب لاہور کے ڈی جی نے، جس کا کہ ذکر ہے ابتدائیے میں جو رپورٹ فائل کی گئی ہے، ریکویسٹ
جی انہوں نے ریکویسٹ فائل کی میوچل لیگل اسسٹنس کی، اور یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بات میں اگر یہ بات غلط ہے تو میں اس کے ہر طرح کے جو قانونی محرکات ہیں کانسیکوینسز فیس کرنے کے لیے تیار ہوں گا۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ برطانیہ کے اندر جو ان کے اکاؤنٹس ڈی فریز ہوئے ہیں یہ سارا پروسیس انیشیٹ اور اس کی پہل ہی پاکستان سے کی گئی تھی؟ اس لیے کی گئی کہ یہ آن ریکارڈ ہے، اگر آپ وہ 15 صفحے کی رپورٹ کا ابتدائیہ پڑھیں جو انٹروڈکٹری اس کا پیرا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ڈی جی نیب لاہور جو ہیں شہزاد سلیم صاحب، انہوں نے اپروچ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ لیگل میوچل اسسٹنس کے حوالے اس کا جواب تو آج فواد چودھری صاحب نے دیا کہ وہ تو ایک بہت بڑا گروپ گیا تھا ادھر ٹریننگ کے لیے، دس واز ناٹ اسپیسیفکلی ان دس۔ نہیں، اس میں انہوں نے اسپیسیفکلی مانگا، انہوں نے کہا کہ جو آپ کا پوکا لا ہے پروسیڈ آف کرائم ایکٹ جو ہے، جی پروسیڈ آف کرائم ایکٹ کے تحت یہ منی لانڈرنگ کی لانڈرڈ اماؤنٹ ہے، آپ ہمیں اس میں ہیلپ آؤٹ کریں اور اس کو ٹریس کر کے دیں۔ اور دوسری ریکویسٹ آئی ایسٹ ریکوری یونٹ کی، جو کہ وہ بیرسٹر نسیم صاحب ہیں، خبر نسیم کے ان کا نام آیا اس میں، ان کی طرف سے ان رائٹنگ گیا کہ جی یہ ہمارا پیسہ ہے، آپ ہمیں یہاں سے ریکور کر کے دیں، اور اس کے نتیجے میں 1 سال 10 ماہ تک انہوں نے اس کو انکوائر کیا، جس میں ان کے جو اکاؤنٹس تھے۔ I mean, it is just fabulous, Senator صاحب۔ I mean, ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہاں مغرب ہو گئی ہے، ٹائم بدل رہا ہے، یعنی کہ ایک کہہ رہا ہے دن ہے، ایک کہہ رہا ہے رات ہے، there is no middle ground۔ میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں یہ ہو کیا رہا ہے سر؟ آپ ڈاکومنٹ پڑھیں، اور مجھے تو تکلیف تھوڑی سی یہ ہوتی ہے، میں تھوڑا لیٹ جوائن کیا، میرے بھائی جس طرح کی گفتگو کر رہے تھے، ہمیں گفتگو اس طرح کے لوگوں کے بارے میں، انہوں نے چور ڈاکو لٹیرے کہہ کے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ آج آپ کی اکانومی کہاں پہ لے گئے ہیں، آج گورننس کا کیا عالم ہے، آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، یہ شرمناک ہے۔ آپ نے جو قانونی سوال پوچھا اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل اس کی پرسویسو ویلیو ہوگی، یہ آپشن انہوں نے خود اویل کی ہے، اب یہ اس سے بھاگ نہیں سکیں گے۔ دس وڈ بی کنسیڈرڈ ایز پارٹ آف دی ایکسٹینڈیڈ انویسٹیگیشن ان دس کیس، اور اس کو ڈیفینس بڑے پراپر طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے لیے بہت ساری لیگل پروویژنز موجود ہیں، اس کے لیے قانون پہلے اجازت دیتا ہے۔ یہ اسی سیلف سیم کیس میں وچ ریوالوز اراؤنڈ دی ایسٹ بیونڈ مینز آف شہباز شریف کے بچوں اور اس کی فیملی، جن کو انہوں نے بیٹر کے طور پہ رکھا ہوا ہے، ان کے بارے میں ایکسٹینڈڈ انویسٹیگیشن تھی نیب کی تھرو اے فورن ایجنسی، بیکاز یہ وہاں پہ جا کے انویسٹیگیٹ کر نہیں سکتے۔ اس کی جو انکوائری کا کلوجر اور انویسٹیگیشن کی نیگیٹو رپورٹ آنا ہے وہ باؤنس بیک کرے گی نیب کے کیس پہ، اور پہلے لاہور ہائی کورٹ کے 5 جج صاحبان شہباز شریف کو بیل دیتے ہوئے یہ لکھ چکے ہیں کہ پرائما فیشائے وادی النظر میں منی لانڈرنگ سے یہ کنیکٹ نہیں ہوتا۔ میں جی آپ نے گل صاحب بات سنی، I mean again this بولیے آپ کیا کہیں گے؟ پروسیڈ آف کرائم ایکٹ کے تحت، دیکھیے دو باتیں، اے آر یو نے سیکنڈ ریکویسٹ کے تحت دو باتیں اس میں آپ کو دیکھنی پڑیں گی۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا انہوں نے یہ انویسٹیگیشن خود سے شروع کی تھی اور ہمیں پوچھا تھا کہ آپ اس میں ہماری مدد کریں، یا ہم نے ان کو یہ ٹرانزیکشن بتائی تھی؟ تو یہاں پر میرے خیال میں غلط انفارمیشن دی جا رہی ہے۔ ہم نے ان کو یہ ٹرانزیکشن فلیگ نہیں کی تھی، یہ ٹرانزیکشن انہوں نے خود فلیگ کی تھی، اور ہم سے انہوں نے جب پوچھا یہ کس طرح کے لوگ ہیں تو طارق صاحب کو یہ برا لگ رہا ہے، لیکن میں جینون، اللہ کی قسم میں سیاسی طور پہ نہیں سوچ رہا، میں جینونلی سوچ رہا ہوں یہ چور اور لٹیرے ہیں۔ جب میں 30% سڑکوں کے اوپر ان کا لوٹ مار دیکھتا ہوں، جب میں ہر جگہ پر دیکھتا ہوں، اور میں ان کو کون سے لفظ کہوں، میرے خیال میں یہ چور، میں طارق صاحب کو کیوں نہیں میں نے چور اور لٹیرا کہہ دیا؟ بھائی شریف خاندان ہے چور اور لٹیرا اور ڈاکو، ان کو اور کیا کہیں جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے؟ تو میرٹ پہ بات یہ ہے کہ 7 ارب اور 25 ارب کے 2 کیسز چل رہے ہیں۔ میں نے آپ کے شو میں کہا تھا کہ ہمیں بتانا پڑے گا کہ کون سی پھپھی ہے جس نے ان کے ڈرائیور، ان کے مالی، ان کے چوکیدار کے اکاؤنٹ میں اربوں روپیہ جمع کروایا۔ طارق صاحب ان کے وکیل، ان کے پاس رسید ہے تو ابھی دے دیں، مسئلہ ختم ہو جائے گا، میں معافی مانگ لیتا ہوں ابھی طارق صاحب سے۔ یہ کیسز میں جاؤں گا حکومت کے خلاف، ان کیسز میں یہ دے دیں رسیدیں، یہ میں جاؤں گا کہ جی یہ یہاں سے اس پھپھو نے بھیجے تھے اس مالی کے اکاؤنٹ میں 1.5 ارب، میرے اکاؤنٹ میں تو 1.5 ارب کہیں سے نہیں آتا، آپ کے اکاؤنٹ میں آتا ہے، طارق صاحب کے اکاؤنٹ میں آتا ہے، تو یہ ہمیں بتائیں وہ پیسہ کہاں سے آیا؟ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں پوچھ لیتی ہوں طارق صاحب، ادھر ادھر کی بات نہ گھمائیں، ٹیکنیکلٹیز جواب دیں، ان لوگوں کے اکاؤنٹ میں اربوں روپیہ کہاں سے آیا؟ مجھے پوچھنے دیں، مگر آپ ان کی اس بات سے تو اختلاف نہیں کر رہے نا کہ یہ ادھر سے انیشیٹ ہوا تھا؟ یہ جو ادھر سے انیشیٹ نہیں ہوا تھا، میں نے شروع میں کہا یہ ادھر سے فلیگ ہوا، ہم سے پوچھا گیا یہ کیسے لوگ ہیں، ہم نے کہا بڑے چور ہیں یہ۔
हमने ये कहा, सारा कुछ लिख के कहा कि बड़े जी, चोर हैं, सेनेटर इनको एहतियात से रखें, ये आपको भी वहां पर नुकसान पहुंचाएंगे। जी सेनेटर साहब, वेरी सॉरी, मैं ना ये जुबान इस्तेमाल करता हूँ ना मैं इसका जवाब दे सकता हूँ, मेरे लिए ये बड़े मोहतरम है साहब, लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये मुकदमा, मैं फिर ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, और मैं जो बात कह रहा हूँ मैं पढ़े हुए लिखे हुए डॉक्यूमेंट से कह रहा हूँ। ठीक है। शहजाद सलीम डीजी नैब लाहौर ने इंतजामिया जो है बरतानिया की नेशनल क्राइम अथॉरिटी को अप्रोच करके उन्होंने खुद ये फ्लैग हुई थी कि हमने इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रखी है। सेनेटर साहब, ये पहले इनकी मशकूक ट्रांजैक्शंस पहले फ्लैग हुई थी या बाद में फ्लैग हुई हैं इस खत के? नहीं हुई हैं जी, उसके बाद हुई हैं। उन्होंने कहा कि ये ट्रांजैक्शंस हैं, आप उनको इंटरसेप्ट भी करें और आप इनके पिछले अकाउंट्स का भी हिसाब दें, और उसके नतीजे में जो शरीफ फैमिली के मियां शहबाज शरीफ और उनके बच्चों की प्रॉपर्टी या अकाउंट्स इस रिक्वेस्ट से पहले की थी वो उन्होंने। ठीक है। और सर मेरा वक्त कम है, और उसके बाद अगली बात, इनकी बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ। ये बात कर रहे हैं बाजारी सड़क पे खड़े होके, ये भूल रहे हैं कि शहबाज शरीफ को 2 दफा अदालतों ने जमानतें दी हैं, डिले पे नहीं दी, हेल्थ ग्राउंड्स पे नहीं दी। दोनों दफा हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अप्रूव किया। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ प्राइमा फेशी एविडेंस नहीं है। खौफ करें, इतनी ढिठाई से झूठ ना बोला करे, छोड़े इस मसले को। ये अपना खंजर आजमाते रहेंगे। ऑपोजिशन है वो, आजकल इन्होंने दीवार से लगाया हुआ है, वो अपना जिगर आजमा रहे हैं। ये बात करना बड़ा आसान है, साबित करें। जब जिस दिन साबित हो जाएगा वो जेल में होगा, दोबारा उसको सजा हो जाएगी। खुदारा ये बैठ के हवा में बात। मैं इसका जवाब दे दूं, मैं जवाब दे दूं। तारड़ साहब को मैं इसका जवाब दे दूं। एक तो तारड़ साहब क्योंकि एक सीनियर वकील हैं, एक बात खत्म कर लें, he's at a disadvantage being on a brief. मैं सिर्फ अब जवाब दे दूं कि टाइम आपके पास कम है, इसलिए I will end with you, don't worry. जी सेनेटर साहब, ये केस इन्होंने नैब ने इनिशिएट किया, ये बाउंस बैक कर गया। अब इन तकरीरों से और बदजुबानी से ये मसला हल नहीं होगा, ये इनको अदालत में इसका सेटबैक होगा। ये ठीक है सर। अच्छा, अब मैं जवाब दे दूं। अब देखिए तारड़ साहब, इसमें कोई शक नहीं कि तारड़ साहब एक सीनियर वकील हैं, लेकिन तारड़ साहब को मेरी जुबान बाजारू लग रही है, लेकिन उसके साथ साथ तारड़ साहब वापस मुझे कह रहे हैं मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो तारड़ साहब ने फैसला करना है कि इन्होंने मुहज़्ज़ब बनना है या PMLN बनना है। दोनों मज़े लेना चाह रहे हैं, मुझे झूठा भी कह रहे हैं और लैंग्वेज को भी बाजारी कह रहे हैं। तो तारड़ साहब, आप जो काम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं पैसे लेके और पैसे लेने के लिए। मैं जो काम कर रहा हूं वो आइडियोलॉजी पे कर रहा हूं। मैं किसी केस को जो यहां बैठ के फाइट कर रहा हूं या जो केसेस लेता हूं वो फीस लेके नहीं करता। मैं किसी चोर मकार और जिस शख्स ने लूटा हुआ है उसका वकील नहीं बन रहा। अब आपका मसला ये कि जब आप उनके वकील बन के उनको डिफेंड करेंगे तो आपको मुश्किल सिचुएशन का सामना होगा। आपसे सादा सवाल पूछा, घुमा फिरा के मुझे इजाजत दे दीजिए पूछने की। मैं पूछती हूं। नहीं, आपने नहीं पूछा, मैंने पहले आपको नहीं, अब मैं आपको मौका नहीं दूंगा, आपको दिया था। मुझे मेरा काम है पूछना, आपका काम नहीं है। लेट मी आस्क हिम। इट इज वेडनेसडे, इट इज नॉट संडे। मैं एक दफा बेवकूफ बन सकता हूं, 2 दफा नहीं। आपको चांस दिया था पूछने का, आपने नहीं पूछा। सर, आई विल मॉडरेट द शो एज आई सी फिट। मुझे सवाल तो करने दे मेरी बहन। सवाल सादा ये है, देना चाहिए उनको। मैं सवाल उनको सवाल का जवाब देना चाहिए। ही इज इन पॉलिटिक्स, उनको जवाब देना पड़ेगा। वो यहाँ फीस लेके मुकदमा नहीं लड़ रहे, सेनेटर बने हुए हैं वो। तो अब उनको ये जवाब देना पड़ेगा कि ये जो माली के, बिल्कुल ये गंदी बातें हैं, लेकिन ये गंदी बातें की किसने है? माली नहीं, उनके अकाउंट्स में जाली पैसा जमा कराना, इसका जवाब ही मांगना है मुझे। तो ड्राइवर के, माली के, जो आपके अकाउंट्स के अंदर अरबों रुपया है, वो बताएं किस फुफो ने जमा कराया। आपको ये मेरी बात बुरी लग रही है, मैं माजरत के साथ अच्छे लफ्जों में बता देता हूं। हजूर तारड़ साहब, मेहरबानी फरमाकर ये बता दीजिए कि मोहतरम मुअद्दब शहबाज शरीफ साहब के जो माली और मोअज़्ज़ज़ गनमैन और मोअज़्ज़ज़ उनके पियन हैं और ड्राइवर हैं, उनके अकाउंट्स के अंदर अरबों रुपए किस फुफो जान ने जमा फरमाए हैं। कोई इससे बेहतर लैंग्वेज बता दे, उसमें पूछे, बस जवाब दे देंगे, इधर उधर मत जाइए। आज ये भी कहा गया ये सारे डॉक्यूमेंटेड एविडेंस हैं कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं। यस सर। मेहर बीबी, देखिए मैं तो इस तरह के कभी इस बहस में ना पढ़ना चाहता हूँ ना पढ़ूंगा। ये जो गुफ्तगू और जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं फिर उस पे मेरा ठीक है सर, जस्ट आंसर माय क्वेश्चन सर, प्लीज लेट हिम टॉक। खुफियां और मासियां करने की बजाय अगर सिर्फ इतनी तकलीफ कर लें, अगर इन्हें अल्लाह ताला ने इल्म दिया हुआ है और ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हैं, तो सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट के 5 जज साहिबान की
23 सफ़े की वो जजमेंट पढ़ लें जिसमें शहबाज शरीफ को मेरिट पे बेल दे दी गई है। इनको ये सारी रसीदों के हिसाब मिल जाएंगे, एक टेम्परेरी रिलीफ, सारे मालियों के उनके जवाब मिल जाएंगे। खुदा के लिए ये इस तरह की खड़े होकर चौक वाली गुफ्तगू ना करे। आपको लोग सुन रहे हैं, किसको पाकिस्तान में अभी तक बेल नहीं बात कर रहे हैं, इशू पे बात कर रहे हैं, इस लीगल इशू तक अपने आप को महदूद करें। उस 23 सफ़ों में इन सारे सवालों का जवाब है। उन्होंने 5 की 5 जो मुख्तलिफ इस केस के जो मुख्तलिफ लिम्स हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ, जिसमें ये चीटियां और ये मालियों के और गनमैनों के जिक्र सारी बातें उन सारों पे लाहौर हाई कोर्ट ने उस जजमेंट में डायलेट करके जवाब दिया हुआ है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात सुनी हुकूमत वक्त की और अपोजिशन की। एहतसाब से बढ़कर अब ये बयानियों की जंग बन गई है। मगर आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। तशवीशनाक सूरत हाल है नाजरीन। ओपन मार्केट में डॉलर 172 रुपए 55 पैसे की तारीखी सतह पर जा पहुंचा है। गुज़िश्ता रोज इंटर मार्केट में डॉलर की कदर 170 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर जाने के बाद 169 रुपए 96 पैसे हो गई थी। मगर आज भी डॉलर की सुबक रफ्तारी को कोई नहीं रोक सका कि जिसके नतीजे में पाकिस्तानी करेंसी की कदर में 52 पैसे की मजीद कमी आ गई। रवां साल 7 मई को इंटर बैंक में डॉलर 152 रुपए 88 पैसे पर था। सिर्फ 4 माह में डॉलर की कदर में करीबन 20 रुपए का इजाफा हो गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में तारीखी इजाफे की सबसे बड़ी वजह मुल्क का बढ़ता हुआ दरामदी बिल है कि जो तजारती और जारी खातों के खसारे में बेतहाशा इजाफा कर रहा है और इसकी वजह से पाकिस्तानी करेंसी पर बहुत ज्यादा दबाव है। नाज़रीन, करंट अकाउंट खसारे में बतदरीज इजाफे की वजह से डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। BBC ने इस हवाले से अपनी एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि डॉलर की कीमत में इजाफे और रुपए की कदर में कमी की एक अहम तरीन वजह डॉलर की पाकिस्तान से अफगानिस्तान स्मगलिंग है। इस स्मगलिंग की वजह काबुल में डॉलर की कीमत का ज्यादा होना है। काबुल में $1 178 रुपए में मिल रहा है, जबकि पाकिस्तान में 172 रुपए में। पाकिस्तान से डॉलर स्मगल करके अफगानिस्तान में फरोख्त किए जाते हैं कि जिससे फी डॉलर 6 से 7 रुपए इजाफी मुनाफा हासिल हो रहा है। डॉलर की अफगानिस्तान में स्मगलिंग की वजह से पाकिस्तान में इसकी कदर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरामदी और बरामदी बिल में अदम तवाज़ुन की वजह डॉलर की उड़ान के पीछे अफगानिस्तान को भेजी जाने वाली अशिया में इजाफा भी है। नाज़रीन, इस वक्त एज़ वी स्पीक वाहिद पाकिस्तानी रास्ते से अफगानिस्तान को चीज़ें भेजी जा रही हैं। पाकिस्तान ने जुलाई के महीने में $5.5 अरब की दरामदाद की, मगर अगस्त के महीने में ये दरामदाद $6.5 अरब तक चली गई, क्योंकि पाकिस्तान इन दरामदाद की बड़ी मिकदार अफगानिस्तान को भेज रहा है। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में जबकि अफगानिस्तान का बैंकारी का शोबा गैर फाल है, एज़ वी स्पीक पाकिस्तान पर ज्यादा बोझ पड़ रहा है और इससे डॉलर को तकवीयत मिली है। नाज़रीन, रुपए की इस बेकदरी के नतीजे में आज भी स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान पाया गया। 100 इंडेक्स में 908 पॉइंट्स की कमी देखी गई। आज सुबह जब कारोबार का आगाज हुआ तो 100 इंडेक्स मार्केट 45,274 पर ओपन हुई, मगर शाम 5 बजे तक 908 पॉइंट्स गिर गई। स्टॉक एक्सचेंज की ये मंदी मुआशी इशारियों का पता दे रही है और रुपए की बेकदरी के नतीजे में बैरूनी कर्जों में 20% तक इजाफा हो रहा है। रही महंगाई की बात तो इसे हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज करार दिया जा रहा है और सही भी। डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफे से महंगाई के तूफान के खदशात हैं। जब तक हुकूमत वक्त ने इसको डिवैल्यूएशन को, इस बढ़ती तेजी से डिवैल्यू होती हमारी करेंसी के ऊपर काबू ना पाया, बहरहाल सूरत हाल संगीन रहेगी। ये अपनी जगह भी दुरुस्त है कि जब तक हम पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली अपने सूरत हाल को नहीं सही करते, अफगानिस्तान को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका की तरफ से जो बिल लाया जा रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए, देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी राइट नाउ व्हिच नीड्स टू बी एड्रेस्ड। IMF के साथ मीटिंग भी मिड अक्टूबर के अंदर मुतवक्के है। दैट्स इट फॉर टुनाइट। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।